हेलो एवरीवन। केंद्र सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आज लोकसभा में नया आयकर बिल पेश किया गया। इस बिल में कई जरूरी बदलाव किए गए हैं, धाराएं बढ़ी हैं, लेकिन कानून को सरल बनाने के लिए आसान शब्दों के प्रयोग को लेकर के भी काम किया गया है। इसमें हर वर्ग के लिए कुछ विशेष और जरूरी बदलाव किए गए हैं ताकि यहां पर आयकर रिटर्न हो, जीएसटी फाइलिंग करना हो या फिर टीडीएस रिटर्न दाखिल करना हो, वो प्रक्रिया आसान हो जाए। इसके अतिरिक्त यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर को लेकर के और टैक्स ईयर को लेकर के यहाँ पे जो कंफ्यूजन हुआ करती थी उसको दूर करने के लिए प्रक्रिया को आसान किया गया है। फैमिली और पेंशन के साथ साथ यहाँ पर सैलरी पेशा लोगों के लिए भी आयकर के मदों को लेकर के कुछ जरूरी चीजों को चेंज किया गया है। इसके अतिरिक्त रियल एस्टेट हो या फिर डिजिटल टैक्स ऑडिट जैसे प्रावधानों को लेकर के भी कुछ यहाँ पे बदलाव शामिल हैं और सजा के प्रावधान भी आयकर अधिनियम के तहत शामिल किए गए हैं। आज हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से सभी मुद्दों को चलिए एक एक करके समझते हैं। आखिर नए आयकर बिल से आप किस तरीके से प्रभावित होंगे और इससे किस तरीके से प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो एक एक करके सबसे पहले देखें जो अभी चर्चा का यहाँ पर विषय है कि जो नया जो न्यू इनकम टैक्स बिल है, ये 63 साल पुराने आयकर कानून को बदलने के लिए संसद में लाया गया है और यहां पर हम इससे जुड़ी हुई कुछ खास बातों को समझने का प्रयास करेंगे ताकि चीजें आसानी से समझ में आ सके। सबसे पहले बिल को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, आखिर इस बिल में क्या क्या है और कितना बदलाव किया गया है। पुराने बिल से थोड़ा सा कंपेरिजन भी हम इसको लेकर के चलते हैं। देखिए, लोकसभा में वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये बिल लाया गया है, इससे पहले जो अब तक यहाँ पे चल रहा था वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत सारी प्रक्रिया संचालित होती रही हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो नई यहाँ पर बिल आएगा उसके तहत ही सारी प्रक्रिया संचालित होनी शुरू हो जाएंगी। अब जो नया यहाँ पर बिल लाया गया है इसके तहत अगर हम देखें तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कंपैरिजन करके भी हम समझ सकते हैं। जो पुरानी यहाँ पर आपका बिल रहा है उसमें टोटल जो धाराएं रही हैं हम देखते हैं तो 298 थी जो अब 536 हो गई हैं। अनुसूचियां जो 14 थी वो अब 16 हो गई हैं। अध्याय जो पहले 23 थे वो यहाँ पर 23 ही हैं और पन्ने जो 880 थे वो 622 किए गए हैं। लेकिन धाराएं बढ़ी हैं लेकिन पन्ने कम हुए। चीजों को आसान बनाने का सरकार की तरफ से प्रयास इस बिल में किया गया है। चलिए आते हैं अब इस बिल के थोड़ी सी डिटेल को एक एक वर्ग के हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सैलरी क्लास जो वर्ग है उसके लिए इस बिल में किस तरीके के प्रावधान शामिल किए गए हैं। तो पहला जो आय के मद हुआ करते थे, यानी आप किन किन सोर्स से इनकम हासिल करते हैं जिसके तहत यहाँ पे टैक्स आपको देना होता था, तो पहले 5 थी जिसे बढ़ाकर 6 कर दिया गया। छठा कौन सा इसमें शामिल किया गया है, तो सरकार के द्वारा देखिए यहाँ पे जो डिजिटल आपकी व्यवस्था हुआ करती थी, यानी कि जो डिजिटल अर्निंग है और उससे रिलेटेड जो एसेट्स हैं उसको भी अब इसमें शामिल कर लिया गया है। ऑनलाइन माध्यमों से अर्जित आय इसमें शामिल होगी। पुराने जो आयकर कानून थे उसमें सिर्फ 5 माध्यम ही माने जाते थे जिसमें थे आपके वेतन, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन और अन्य तरीके की व्यवस्था के साथ साथ अब डिजिटल अर्निंग भी इसमें शामिल किया गया है। दूसरा, फैमिली पेंशन को लेकर के बात करें तो इस बिल में यहां पे कहा गया है कि कर्मचारी के निधन के बाद परिवार को मिलने वाली पेंशन में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा करके 1/3 यानी कि 25,000 रुपए में से जो भी कम होगा वो मिलेगा और पहले ये सीमा सिर्फ 1/3 या 15,000 रुपए थी, तो इसे यहां पे बढ़ा दिया गया है। तीसरी चीज, डिजिटल प्रूफ को यहां पे मान्य कर दिया गया है, यानी कि जो नौकरी पेशा टैक्स पेयर हैं अब डिजिटल प्रूफ भी यहां पर दे सकते हैं कि हमारी जो इनकम सोर्स बाकी सारी चीजों का, यानी कि जो कागजी जो कार्रवाई हुआ करती है, जो दस्तावेज हमेशा हर चीज के लिए देने पड़ते थे, कलेक्ट करने पड़ते थे, उनकी जरूरतों को यहां पे घटा दिया गया और चीजों को एक आसान बनाने का प्रयास किया गया है। सैलरी क्लास के बाद अगर हम कारोबारियों के लिए देखें तो इस बिल में क्या क्या है वो भी समझ लीजिए। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां पर असेसमेंट एआई आधारित होगी ताकि प्रक्रिया आसान हो। इसके अतिरिक्त बैंक अकाउंट इनकम टैक्स से लिंक होंगे। जीएसटी फाइलिंग, आईटी रिटर्न की रियल टाइम प्रोसेसिंग की जाएगी। कंपनियों को सीएसआर ट्रेनिंग पर खर्च का डिडक्शन नहीं मिलेगा जो पहले यहां पर मिलता था। इसके अतिरिक्त कारोबार में फ्रॉड, इनसाइडर ट्रेडिंग पर संबंधित खर्च की छूट नहीं ले सकेंगे जो कि पहले प्रावधान में नहीं था। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है बदली जा रही हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें जो बैंक और एनबीएफसी के बेड डेट का यहां पर 8.50% डिडक्शन मिलता था, अब एनबीएफसी के लिए ये 5% किया गया है और बैंक के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी कि एनबीएफसी के लिए जो बैड डेप्ट हुआ करते थे उनको यहां पे 8.5% से घटा करके 5% कर दिया गया है और बैंकों के लिए सेम रहेगा। टीडीएस प्रोविजन की अगर हम बात करें तो करदाता की मांग पर विभाग राहत दे सकेगा। पहले विभाग को अधिकार यह नहीं हुआ करता था कि वो टीडीएस में किस तरीके से राहत दे सके, तो अब अधिकार यहां पर आयकर विभाग के पास रहेगा कि वो किसी को राहत देगा या नहीं देगा। इसके अलावा टीडीएस रिटर्न दाखिल न करने पर 500 रुपए रोज पेनाल्टी और पहले 10,000 से 1 लाख तक की यहां पर पेनाल्टी होती थी।
इसके अतिरिक्त स्टार्टअप, स्व सहायता समूह, डिजिटल ट्रांजैक्शन, आय छूट और डिडक्शन के दायरे इत्यादि में यहां पर आएंगे, जो पहले यहां पर नहीं होता था। जो स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होते थे, या फिर जो स्टार्टअप्स को यहां पे नहीं था, या डिजिटल यहां पे प्लेटफॉर्म आप ट्रांजैक्शन यहां पे किया करते थे उस पर नहीं लगता था, इन सारी चीजों पे अब लगेगा। और इसके अलावा आयकर सर्च में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल सबूत आदि को वर्चुअली सीज किया जा सकेगा, यानी कि सरकार अब सारी चीजों को वर्चुअली भी यहां पर आपको सीज कर सकेगी, आपके सारी चीजों को बंद कर सकेगी, और इस तरीके से व्यवस्था यहां पर सरकार लागू कर रही है। सजा के भी प्रावधान देखा जाए जिसमें लागू किए गए हैं, उसके साथ साथ रियल एस्टेट और डिजिटल टैक्स ऑडिट के मुद्दों को भी इसमें शामिल किया गया है। सर्च, सीजर, असेसमेंट के इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजे गए नोटिस को भी अब कानूनी मान्यता दी गई है, और आईटी एक्ट में इसका उल्लेख था लेकिन आयकर में नहीं था, तो फाइनली यहां पर आयकर में इसमें शामिल कर लिया गया। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजी गई चीजें भी अब यहां पर कानूनी रूप से मान्य होंगी। इसके अलावा सर्च में जब्त संपत्ति के लिए करदाता मालिकाना हक साबित कर टैक्स यहां पर भर देता है, तो उसे संपत्ति पर समय सीमा मिल सकेगी, और पहले कोई प्रावधान जिसको लेकर के नहीं था। तो संपत्ति को लेकर के भी यदि आप प्रूफ देते हैं, कोई चीज सीज की जाती है और अगर आप उसे साबित कर देते हैं ये आपका है, तो वहां पर भी उसके लिए आपको समय सीमा मिलेगी टैक्स भरने इत्यादि को लेकर के, उसको हासिल करने को लेकर के। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो डिजिटल टैक्स ऑडिट, यानी कि अगर हम देखें तो ऑडिट के लिए विभाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे, डिजिटल ऑडिट यहां पर किया जाएगा। शहर से खेत की दूरी हवाई मार्ग से मानेंगे, इनके आयकर अधिनियम में शहरी क्षेत्र के करीब स्थित खेतों से आय को कृषि आय न मानकर कैपिटल गेन माना जाएगा। और शहर से खेत की दूरी को कैसे मापा जाए इसे लेकर के स्पष्टता नहीं थी। अब यह दूरी सड़क से नहीं, हवाई कह सकते हैं दूरी के आधार पर मानी जाएगी। एक तरीके से ये अब अगर मान लीजिए जैसे कि कई बार होता है कि बहुत शहरी इलाके हैं, उन शहरी इलाकों के आसपास के अगर आपके खेत हैं, उनसे कनेक्टेड खेत हैं जहां पर उनकी सेल वैल्यू बहुत अच्छी है, और तो उनको अब यहां पे कृषि के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, उनको अब यहां पर आपको कैपिटल गेन के तहत माना जाएगा और उन पर अच्छी खासी यहां पे टैक्स लगेगी। इसके अतिरिक्त यहां पर और क्या बदलाव किया गया है, एक बदलाव किया गया है आपके रियल एस्टेट को लेकर के, यानी बिना बिकी प्रॉपर्टी सालाना वैल्यू पर पहले टैक्स लगता था, अब 2 साल तक टैक्स नहीं लगेगा और 2 साल की यहां पर छूट मिलेगी। तो रियल एस्टेट वालों को लेकर के थोड़ा सा यहां पर राहत देने का प्रयास सरकार की तरफ से किया गया है। सजा के क्या प्रावधान है, तो देखिए सजा के प्रावधान है कि टैक्स चोरी पर 200% तक का जुर्माना, 50 लाख से ज्यादा टैक्स चोरी पर जेल की सजा के प्रावधान यहां पर होंगे। व्यक्तिगत आयकरदाता पर 6 महीने की देरी पर 25,000 रुपए तक का पेनाल्टी, कंपनियों के लिए 5 लाख रुपए पर आपराधिक केस दर्ज होगा और खाते मेंटेन न करने पर 50,000 पेनाल्टी, और पहले जो 25,000 थे, तो सजा के प्रावधान कड़े यहां पर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 2 लाख से ज्यादा नगद लेन देन पर 100% पेनाल्टी लगेगी और 10 लाख रुपए से ज्यादा नगद जमा पर रिपोर्टिंग जरूरी होगी। ये सारी व्यवस्थाएं देखा जाए तो इस नए यहां पर आयकर बिल के तहत की गई हैं, और इसके तहत आप सभी पर यह प्रावधान या व्यवस्था यहां पर लागू होने जा रही है, इसलिए यहां पर अच्छे से समझ लेना है। इसके अतिरिक्त एक कंफ्यूजन रहती थी टैक्स ईयर कॉन्सेप्ट को लेकर के कि टैक्स ईयर क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, असेसमेंट ईयर क्या होगा, हम कब यहां पर टैक्स भर रहे हैं, तो उसको भी समझ लीजिए। अब जो नया यहां पर बिल आया है इसमें टैक्स ईयर का जो कॉन्सेप्ट लाया गया है, अभी होता क्या था कि जो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दो चीजें होती थी, तो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को लेकर के कंफ्यूजन बहुत होती थी, दिक्कतें होती थी कई लोगों को टैक्स भरने में। तो कई लोग टैक्स भरते और रिटर्न फाइल करते समय असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर यानी पिछले साल में कंफ्यूज हो जाते थे। तो उस चीजों को आसान अब बना दिया गया है। आसान कैसे बनाया गया है, यानी टैक्स ईयर के एक ही कॉन्सेप्ट से टैक्स पेयर को पे करना होगा, और वो किस साल का यहां पे टैक्स भर रहे हैं और रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो एक ही चीज माना जाएगा। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि 1 अप्रैल 2025 से अगर 31 मार्च 2026 तक आप कमाते हैं और उसका यहां पर अगर आप टैक्स भर रहे हैं तो वो माना जाएगा आपका टैक्स ईयर, और टैक्स ईयर माना जाएगा 2025-26 तक का। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पे सरकार ने प्रस्तुत कर दिया, इसी के तहत आपको टैक्स यहां पर फाइल करनी है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर को लेकर के देखिए कोई चेंज नहीं होगा, अभी जो भी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर वही यहां पर रहने वाला है। यानी टैक्स पेयर को ये याद रखना है कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेगा, वही यहां पे व्यवस्थाएं रहेंगी। इसके अलावा कई सारी धाराओं में बदलाव किया गया, हमने देखा है कि 500 से ज्यादा धाराएं यहां पर ऐड कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त रेजिडेंसी कानून में कोई बदलाव यहां पे नहीं होने वाले हैं, यानी कि नए बिल में रेजिडेंसी कानून में कोई बदलाव नहीं है, नए एक्ट में वैसे ही रहेंगे। कोई यहां पे जो रेजिडेंसी उसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी और एनआरआई। टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि रेजिडेंसी कानून में यहां बदलाव की जरूरत है।
मौजूदा कानूनों के तहत टैक्स पेयर को पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखना पड़ता है ताकि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में उनकी रेजिडेंसी का पता चल सके। अगर आप भारत में कितने दिन रहे या जानने के लिए पिछले 10 सालों का हिसाब भी आपको देखना पड़ता है। इस तरह के बदलावों को लेकर के बात की गई थी, जिसको लेकर के यहाँ पे बहुत कुछ नहीं किया गया है। इसके अलावा आईटीआर में कोई बदलाव यहाँ पे नहीं है, वो जो व्यवस्था थी वहां पर उसको वैसे ही किया जाएगा। मतलब आपको रिटर्न भरने की आखिरी तारीख, टैक्स स्लैब, कैपिटल गेन्स टैक्स में यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ है। नई कर व्यवस्था में कर स्लैब की व्यवस्था भी अगर हम देखें तो पहले के और अब के टैक्स में यहाँ पे फायदा क्या है कि पहले 12 लाख पर आपको 80,000 जो टैक्स देना पड़ता था, अब जीरो हो गया। 80,000 का सीधा सीधा फायदा है। 16 लाख की आय पर अब आपको 1,70,000 जो पहले था वो 1,20,000 हो गया, यानी 50,000 का फायदा है। 20 लाख की अगर आपकी इनकम है तो यहाँ पे 2,90,000 पहले टैक्स देना होता था, अब यहाँ पे सिर्फ आपको 2 लाख देना पड़ेगा, यानी कि 90,000 का यहाँ फायदा मिल रहा है। 24 लाख की अगर आपकी इनकम है तो यहाँ पे 4,10,000 रुपए आपको टैक्स देना पड़ता है, जो अब सिर्फ 3 लाख देना पड़ेगा, यानी कि 1,10,000 का फायदा है। और 50 लाख की अगर आपकी इनकम है तो 11,90,000 जो टैक्स था वो 10,80,000 हो जाएगा, यानी कि 1,10,000 का यहाँ पे सीधा सीधा सा फायदा है। तो इस तरीके से जो नया आयकर अधिनियम है वो कई सारे बदलावों के साथ आया है। इसको फिलहाल एक कमेटी के पास भेजा गया है, जहां पर इस पर चर्चा होगी और फिर इसे यहाँ पे लागू कर दिया जाएगा और इस बिल के तहत ही सारे प्रावधान अब यहाँ पे संचालित होंगे। तो करंट न्यूज एनालिसिस के तहत आज इतना ही। ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।